नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पक्ष में तो कहीं विपक्ष में। दरअसल इस कानून में ये प्रावधान है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदुओं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। विरोध कर रहे लोगों का यह कहना है कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ है। ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो सभी को समानता की गारंटी देता है। जबकि जो लोग इसके समर्थन में हैं, वो मानते हैं कि इस कानून के जरिए हम उन वर्गों को सम्मान के साथ जीने का हक दे रहे हैं जिन्हें उनके धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया और मजबूरन उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। इनसे मिलिए। ये है पाकिस्तान से भारत आई हिंदू शरणार्थी आरती देवी। 26 साल की आरती पिछले 7 सालों से दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में शरणार्थी कैंप में रह रही हैं। 8 लोगों का इनका ये परिवार सालों से यमुना किनारे बसी इस बस्ती में बिना बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं के जीवन यापन कर रहे हैं, इस आशा में कि इनको भी एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा। बरसों से नागरिकता की उम्मीद लगाए इस हिंदू शरणार्थी परिवार में जब एक नया मेहमान आया तो इन्होंने इसे नाम दिया नागरिकता। नागरिकता का जन्म नागरिकता संशोधन कानून पारित होने से महज 2 दिन पहले हुआ और इस लिहाज से न केवल इसका परिवार बल्कि इस कैंप में रह रहे सभी शरणार्थियों का मानना है कि इसका भाग्य इन सभी लोगों के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यहाँ पे हम आए हुए हैं, बहुत परेशानी होती है। बिजली नहीं हमारे पास, झुग्गियाँ हैं, बरसात पड़ती है, पानी चूता रहता है, सारे बच्चे भीग जाते हैं, कहीं ना कहीं छुपते रहते हैं। बहुत हमारे को परेशानी है क्योंकि पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इतनी गर्मी में हमारे जो बच्चों की हालत होती है, हमारी हालत होती है, वो हमें पता चला, लेकिन हम वापसी नहीं गए क्योंकि हम हमारा धर्म कभी भी नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किल के बाद भी हम यहीं पे रहे, कहीं पे नहीं गए। नागरिकता मिल जाए, नागरिकता मिल जाए, नागरिकता मिल। 7 साल से यही इंतज़ार था क्योंकि हम भारत के वासी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे को पानी की कुछ सुविधा हो जाएगी, कुछ घर की सुविधा हो जाएगी, कुछ बिजली पानी की हो जाएगी। इस वजह से नागरिकता का आना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मेरी बच्चियाँ ने बहुत ही खुशियाँ ले आई। साल 2012 से पहले आरती देवी और उनका परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते थे, लेकिन वहां धर्म के आधार पर इनसे बदसलूकी की जाती थी। बढ़ते जुल्म और मजबूरी ने इनको अपना घर, जमीन जायदाद और सभी नाते रिश्ते छोड़ पलायन करने को मजबूर कर दिया। बच्चों की ना पढ़ाई होती थी, ना हमारा कोई वहाँ धर्म नेम था, ना कोई हमारा यहाँ मंदिर है, ना कोई हमारा इज्जत है। जब एक कप चाय पियो वो भी झूठा रख देंगे, वो कप को धो के दोबारा हमें पीना पड़ता है। ऐसे होते थे हमारे साथ, बहुत हमारे से बर्दाश्त नहीं होते। हम कहते हैं हमारी तरह ये भी इंसान है, हमारे से भेदभाव क्यों करते हैं। अपना घर कोई नहीं छोड़ता, एक दिन के लिए छोड़ते हैं न, कहीं जाते हैं तो फिर भी घर याद आता। हमें सालों से रह रहे हैं, हमें कोई याद नहीं होगा। हमें वहाँ सहूलतें मिलती थी, यहाँ तक हम क्यों मंजिल खींचते थे? हमें क्या दिक्कत थी? हमें क्या यहाँ आने की जरूरत थी जो ये सी भूमि के कब्रिस्तान में आके बैठेंगे, सांपों में बैठेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे ले। लेकिन भारत आकर भी इनकी परेशानियां कम नहीं हुई। महीनों सड़कों पर गुजारने के बाद इन्होंने यहाँ यमुना किनारे अपना एक आशियाना बनाया। बिना बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं के सालों से ये लोग इस बस्ती में सिर्फ इस उम्मीद में रह रहे हैं कि शायद ये देश जो विभाजन से पहले इनका था, इन्हें अपनाएगा। आज हमारे साथ उन्हीं प्रताड़ित वर्गों से कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई यातनाएं सही और मजबूरन अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें पलायन करना पड़ा। सालों से ये लोग भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, इस उम्मीद में कि ये देश उन्हें अपनाएगा और उन्हें भी सम्मान से जीने का हक मिलेगा। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम उन लोगों की आप बीती आप तक पहुंचाएंगे जो बंटवारे से पहले हमारे थे, लेकिन आज हमसे ही शरण मांगने को मजबूर हैं।
स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम सरोकार में। साथ ही कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आज नागरिकता संशोधन के हर पहलू पर बात करेंगे। उनका परिचय करा देती हूं आपसे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे। सर, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं हितेश शंकर जी, संपादक हैं पांचजन्य के। मिस्टर जे साई दीपक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही हमारे साथ हैं जय आहूजा, जो सह संस्थापक हैं निमित्त के। इनकी संस्था शरणार्थियों की मदद करती है जो भारत में रह रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम इन लोगों तक जाएं और इनकी आप बीती आप तक पहुंचाएं, सबसे पहले एक कमेंट ले लेते हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे से, क्योंकि इनके पास वक्त की कमी है, इनको कहीं और भी जाना है। तो इनसे पूछते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून जिसको लेकर देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे, सबसे बड़ा सवाल जो विरोध कर रहे हैं उनका ये है कि ये किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आम नागरिक के जहन में भी है कि क्यों कुछ खास वर्गों को ही इस कानून के दायरे में लाया गया है, क्यों और जो मुसलमान हैं जो अलग अलग देशों में जैसे कि म्यांमार में, बांग्लादेश में प्रताड़ित होकर भारत में रह रहे हैं, उनको इस कानून का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे पहले समझना चाहिए कि देश में नागरिकता कानून के बारे में जितने सारे संशोधन या समय समय पर कुछ सर्कुलर्स निकालते हुए कुछ परिनियम बनाए गए हैं, वो सारे एक विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट समुदाय के लोगों के लिए ही थे। जैसे श्रीलंका से जो हिंदू भाग कर आए, उनके लिए उस समय प्रावधान बनाया गया तो वो आए, और अन्य देशों में से भी, युगांडा से बरसों पहले, दशकों पहले कई हिंदुओं को वहाँ से अफ्रीका के कई देशों से यहाँ पर पलायन करना पड़ा, तो उसके लिए आवश्यक रचनाएं कानून के अंदर बनाई गई। मगर ये जो कानून है ये मुख्य रूप में हमारे 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। इससे केवल अल्पसंख्यक समुदायों को इसके दायरे में इसलिए लाया गया है कि ये तीनों देश, जैसे कि हम जानते हैं कि कानूनन एक विशिष्ट मजहब के आधार पर काम करते हैं। उन्होंने लिखा है कि वी आर एन इस्लामिक रिपब्लिक, और इस्लाम उस देश का प्रमुख धर्म है। हमारी चिंता ये है कि पार्टीशन के बाद जिन्होंने नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ था उस पर यकीन करते हुए वहाँ पर रहना पसंद किया, और उनको सारी सुरक्षा मुहैया करने की जो एक व्यवस्था बननी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, जिसके चलते उनको यहाँ पर आना पड़ा। आप उनकी दास्तान देखेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा कि कैसे अन्य अत्याचारों का और अन्यायों का सामना इनको बरसों से करना पड़ रहा है। और इसमें से कई लोग बरसों से यहाँ आकर भी बसे हुए हैं, मगर उनके पास कागज होने के बावजूद भी नागरिकता न होने के कारण न बच्चों को एडमिशन मिल रही है, न दवाई की रचना हो रही है, स्वास्थ्य का लाभ उनको मिल रहा है, न सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच पा रही है, न उनके लिए अच्छे निवास की व्यवस्था सरकार अगर करनी भी चाहे तो करना संभव नहीं, क्योंकि ये नागरिक ही नहीं है। तो इन समुदायों के लिए एक मुश्त पद्धति से, और वो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए हमारे बंधुओं के लिए ये प्रावधान है। इसका मतलब और किसी को आना संभव ही नहीं है क्या? इसका मतलब मुस्लिम समुदाय का कोई बंधु अगर यहाँ आना चाहता है, वो अत्याचार पीड़ित हो न हो वो बात अलग है, अगर वो आना चाहता है कि क्या वो नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। कानून उसके लिए भी अनुमति देता है, केवल कानून में उसके लिए 11 साल का एक जो सभी के लिए है, वो उसी के बारे में भी एक बंधन है। लेकिन ये विशेष इनके लिए विशेष है क्योंकि हम अंत्योदय के सूत्र में विश्वास करते हैं। सबसे वंचित, सबसे पीड़ित, सबसे शोषित, सबसे उपेक्षित, उसको हम कतार में पहले लाते हैं। हमने वही किया है जो महात्मा गांधी जी की, दीनदयाल जी की सोच है अंत्योदय की, उसी को सामाजिक संदर्भों में, और विशेष रूप में हमारे ये जो शरणार्थी भाई बहन, उनकी कोई अपराध की स्थिति न होने के बावजूद, उनका कोई गुनाह न होने के बावजूद उनको यहाँ पर आना पड़ा है, तो क्या हमने उनको प्राधान्य नहीं देना चाहिए? जी, हम केवल उतना ही करें। जी। मिस्टर जे साई दीपक, विरोध का एक दूसरा बड़ा कारण ये है कि ये हमारे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, कि हम जो हमारा ये अनुच्छेद 14 है जो सबको समानता की गारंटी देता है, हम कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट कहाँ तक वैलिड है? क्योंकि जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे ने समझाया कि हमने उन लोगों को सिर्फ एक विशेष प्रावधान दिया है और बाकी जो लोग हैं वो दूसरे तरीके से आ सकते हैं अभी भी। मुझे लगता है जितने भी लोगों ने ये पोजीशन लिया है उन्होंने कानून को पढ़ा नहीं है, और जो CAA 2019 है उसको पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल। इसमें स्पेसिफिक बेनिफिट क्या दिया गया है इसको थोड़ा उसको स्पष्ट कर देते हैं।
ये 6 कम्युनिटी से जितने भी लोग आ रहे हैं इन 3 देशों से, ऐसा नहीं कहा गया है कि जैसे ही वो अंदर आते हैं वो भारतीय बन जाएंगे। अगर आपको सिटीजनशिप एक्ट के तहत नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसीजर है उसको अपनाना पड़ेगा। आज के डेट में प्रोसीजर ये था कि आज तक ये प्रोसीजर था कि आपको 12 साल का यहाँ पे निवास दिखाना चाहिए या फिर आपको गवर्नमेंट के सर्विस में होना चाहिए, भारत के किसी भी गवर्नमेंट के सर्विस में। इन कम्युनिटीज के लिए वो 12 साल का जो पीरियड है उसको 5 साल कर दिया गया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। ओके, इसका मतलब ये है कि इन समुदायों के बाहर बाकी जितने भी लोग आएंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 12 साल दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा, रेजिडेंस दिखाना पड़ेगा। इनको सिर्फ 5 साल दिखाना पड़ेगा। इसीलिए कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, क्योंकि ये कानून कब आया है? 2019 में आया है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे क्या पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे दरवाजे बाकी लोगों के लिए बंद हो गया है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 का जो इस्तेमाल इस पूरे इशू में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप संविधान के जितने भी डिबेट्स होंगे 10 से लेके 12 अगस्त 1949 के डिबेट्स अगर आप पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना है कि जो अनुच्छेद 5 से 10 है जो सिटीजनशिप के इशू से डील करते हैं, वो उस टाइम के लिए टेम्पररी प्रोविजंस थे, उस टाइम के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो कानून आएगा, पार्लियामेंट उसमें अपना पोजीशन अलग से ले सकता है और उसको पूरी तरह से आर्टिकल्स 5 to 10 से पूरी तरह से उसको डिसोसिएट भी कर सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप रेफ्यूजी स्टेटस की बात करते हैं या सिटीजनशिप की बात करते हैं, जो भारत के अंदर ऑलरेडी सिटीजन्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड होता है, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड होता है, और ये हर देश में होता है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, हर चीज में आप आर्टिकल 14 को अगर आप उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, आर्टिकल 14 का दायरा जो है इशू के हिसाब से बदलता है, और सिटीजनशिप के मुद्दे पे गवर्नमेंट का जो पोजीशन है संविधान के तहत, उनका दायरा बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के कंसिडरेशंस भी होते हैं। और भारत के अंदर शरणार्थियों के लिए कोई कानून नहीं है, और हमारा पोजीशन हमेशा केस टू केस बेसिस में रहा है। इससे पहले जब आपने अफगानों को दिया था या फिर टिबेटन्स को दिया था, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने एक ऑल एनकम्पासिंग पॉलिसी, सबके लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाया। जब आपने अफगान्स के लिए दिया था या श्रीलंकन तमिल्स के लिए दिया था या फिर टिबेटन्स के लिए दिया था, तब तो ये सवाल नहीं उठा है। तो अब ये सवाल क्यों आ रहा है? हितेश जी, क्योंकि आम लोग राजनीतिक मुद्दों को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, कानूनी समझ इतनी जैसा दीपक ने इतने अच्छे से समझाया वो आम नागरिक नहीं समझ पाते। उनको सिर्फ ये जैसा बताया गया है, जैसा एक प्रोपेगेंडा है कि आपके देश में पहले से इतनी आबादी है, रोजगार की कमी है, आपके रिसोर्सेज पहले से इतने कंस्ट्रेंट में है, और उसके बाद आप और लोगों को बाहर से लेकर आ रहे हैं। उनकी इस जो उनके जहन में ये जो कहते हैं उधड़बुन चल रही है आम जनता की, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका पक्ष ले। देखिए, इसका एक उधेड़बुन पैदा कैसे हुई। पहली बात तो ये है कि सरकार ने तो जो सोशल फैब्रिक है उसमें कुछ और बुनने का काम किया था, इसे उधेड़ने का काम किसने किया? तो वहाँ पर आपको राजनीति दिखाई देती है। हैरानी हुई जब प्रदर्शन में गांधी जी का चित्र लेकर कुछ लोग आ गए कि ये गांधीवाद के खिलाफ है, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ये आइडिया ऑफ इंडिया और ये बाकी जो परिकल्पनाओं की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने गांधी जी को पढ़ा? 26 सितंबर की बात है 1947 की। गांधी जी ने कहा था कि इस सीमा के पार जो लोग हैं, बौद्ध, सिख या हिंदू जो रह गए हैं, यदि उनको रुचता नहीं वहाँ पर, उनके साथ जाति होती है, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो आएँ, और यहाँ की सरकार उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करे, उनका जीवन सहज हो इसकी व्यवस्था करे। ये गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी की डपली बजाने वाले, गांधीवाद की बात करने वाले गांधी जी को ही भुला गए यहाँ पर। ये सोचने वाली बात है। नेहरू और लियाकत के बीच में एक पैक्ट हुआ था, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं उसे, और उस पैक्ट में 3-4 बहुत अहम बातें थीं कि विभाजन के समय जो परिवार उधर रह गए, एक तो उन पर अत्याचार ना हो, इसकी गारंटी करने के लिए ये पैक्ट था। जिन परिवारों की महिलाएं उनसे बिछड़ गई हैं, महिलाओं को वापस वहाँ पर भेजा जाए। दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के लिए कानून बने, उनकी सुविधा बने, और कन्वर्जन को अपराध की तरह से देखा जाए, सहज ये दंडनीय अपराध हो। ये नेहरू जी ने तो साइन कर दिया, मगर पाकिस्तान में क्या हुआ वो ये हमारे बंधु वो कहानियां बता सकते हैं ज़्यादा ईमानदारी से। और नेहरू जी की इस बात को, ये पैक्ट होने के 15 वर्ष बाद लोहिया जी ने सदन में, संसद में कहा था कि 1947 से 66 के बीच में
70 लाख से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आए हैं, उनकी नागरिकता का क्या होगा? वहाँ पर ये तो जो पैक्ट हुआ है उसके उलट सारे काम हो रहे हैं। ये सारा संसद की कार्यवाही में है। अगर जो लोग ये भूलते हैं, वो गांधी जी को भूलना चाहते हैं, वो उस पैक्ट को भूलना चाहते हैं, वो लोहिया को भी भूलना चाहते हैं, ये सुविधा की राजनीति नहीं चल सकती। जी बिल्कुल। आहूजा साहब, आपके पास अभी आऊंगी और समझूंगी कि आपकी संस्था ने इनके भारत आने के बाद इनकी किस तरह से मदद की, पर उससे पहले जब ये पाकिस्तान में थे या बांग्लादेश में थे, तब इनके ऊपर किस तरह की प्रताड़ना हुई, वो भी धर्म को लेकर, वो पहले इनसे समझ लेते हैं। तो आप में से आप कुछ लोग बताना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं थी, आखिर किन परिस्थितियों में आप लोगों को अपना घर छोड़ के भारत आना पड़ा? वहाँ पर हमारे बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पर दिली तालीम दी जाती है, वहाँ पर हिंदी तालीम नहीं दी जाती, जिनकी वजह से उनके माँ बाप को हमेशा ये डर सा लगा रहता है कि कहीं उनके बच्चों को कन्वर्ट ना कर दिया जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप का एक सहारा बनते हैं, तो वो माँ बाप उन बच्चों का जो बिछड़न है वो आदमी वो महसूस जो कर सकता है, वो हम बता नहीं सकते कि जो कितनी घटना होती है। कहीं का किसी का माँ बाप का बच्चा एक दिन भी ना आए तो उसको कितनी परेशानी होती है। तो ये बच्चों का जो खौफ होता है कि वहाँ पर रहेंगे उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा या उनके साथ कोई ज़्यादती कर दी जाएगी, ये सब सोचकर हम यहाँ पर अपने देश में आए हैं ताकि हमारे अपने बच्चों का जो भविष्य है वो यहाँ पर सही लगे। मैं भागचंद जी बील, एक्टिविस्ट फॉर पाक हिंदू माइग्रेंट्स जोधपुर और कोऑर्डिनेटर निमित किम। तो मेरा कहना है, मैं भी माइग्रेंट हूँ, 2014 में आया हूँ। मैं कराची में एक छोटा सा मेडिकल सेंटर था, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी था, प्रैक्टिस भी करता था, बाकी स्टाफ भी था। तो हालत इस तरह की है कि वहाँ पे मोस्टली जो कराची जैसे एक मेगा सिटी में जो अपने हिंदू वर्ग के जो सिंधी बनी है, जो 47 में मोस्टली तो आ गए, लेकिन अभी भी काफ़ी रेशो है वहाँ पे। तो काफ़ी तो सिटी में है और बाकी सिंध के दूसरे अंदरूनी इलाकों में वहीं पे भी है। तो ये एक बहुत ही यानी मजबूत एक कम्युनिटी है, यानी बिज़नेस के हवाले से। तो वहाँ पर जो भी जिनके उनके काम धंधे हैं, हाई लेवल के फैक्ट्रीज़ हैं या बड़े बड़े शोरूम हैं, तो उनकी बाकायदे फिक्सेशन रखी हुई है। तो जिस तरह के वो बदमाश लोग हैं, जो भी गैंगस्टर है, उनको बाकायदे ऐसी मंथलियाँ दी जाती है। तो कभी आपने ये कोशिश की कि आपका देश था, अपना घर छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है किसी के लिए भी, पर अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर और फिर किसी दूसरे देश जाना, ये बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। तो कभी जिन समस्याओं से आप वहाँ जूझ रहे थे, तो कभी आपने कानूनी मदद लेने की कोशिश की वहाँ? देखें, हालात तो ये हैं इस तरह के, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी दूसरा, अभी फोर्स कन्वर्जन के हवाले से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा केस जो हाईलाइट हुआ था रिंकल कुमारी का 2013 में, मैं भी वहीं था कराची में, और उसी प्रोटेस्ट में हम भी शामिल थे। तो वहाँ पे इस तरह की जो कंडीशन होती है, जैसे वो वहाँ का वो बदमाश जो मियाँ मिट्ठू, उसकी इतनी जो फोर्स है जिसको बॉडीगार्ड कहा जाए, 6 से 7 गाड़ियाँ जो असले से लेस गाड़ियाँ, जो उनके साथ वो उनके जो कमांडोज वगैरह इस तरह के होते हैं। तो हमारे जैसे बेचारे जो अकलियती हैं, माइनॉरिटीज़ वाले, वो तो देख कर ही डर जाते हैं। अगर थोड़े से स्क्रीन पे आते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है, वो कभी स्क्रीन पे आते ही नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे एक्टिविस्ट हैं जैसे कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। तो इस तरह के हालात काफ़ी समय से चल रहे हैं। और जो अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो सिलसिला जो माइग्रेशन का 2014 के बाद ही बढ़ा है। जो अंदरूनी सिंध के जितने भी थारपारकर, मिरपुर, सांगड़, खिपरो और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट या डंडोलियार, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है जो है अपना SC/ST की, भील कम्युनिटी की, जो वहाँ पे बिल्कुल बंधुआ मजदूरों की तरह है। वहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो उसमें ऐसा है कि एक यानी जो हारी जो लेबर तबके के हैं, तो 15-15, 20-20 साल कहीं रहते हैं, फिर वहाँ से चले मकान भी बना के, लेकिन वो जो बेचते हैं तो वो बेचने नहीं देते, ज़ाहिर ज़मीन उनकी होती है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी उनकी कभी बनती नहीं है, चाहे उनकी कितनी भी 7 पीढ़ियाँ गुजर जाए, लेकिन वो प्रॉपर्टी यहाँ भारत आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे को 1-2 भैंसें बेचकर 2 से 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी लेके आते हैं। यहाँ आने के बाद पाकिस्तानी रुपए का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके 75,000 या 70,000, 80,000 बनते हैं। तो यहाँ आने के बाद भी उनको बहुत सारी यानी कि स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आजीविका के लिए और अपना सेटलमेंट होने के लिए। ठीक है, उन्हीं स्ट्रगल्स के बारे में अब जय आहूजा जी हमारी मदद करेंगे समझने में। देखिए, उनकी मुश्किलों का अंत तभी नहीं होता जब वो भारत आ जाते हैं। वहाँ की प्रताड़ना एक तरफ, लेकिन भारत आने के बाद भी क्योंकि वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, बहुत अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं जो वो, जैसा उन्होंने बताया कि उनको उसका सामना करना पड़ता है। आपकी संस्था कई सालों से इस तरह के शरणार्थियों के साथ काम कर रही है, तो किस तरह की दिक्कतें, जैसा ये बता रहे हैं कि इनको है, लेकिन आप किस तरह की मदद इन तक पहुँचाते हैं?
टीना जी, हम लोगों का काम उस समय से शुरू हो जाता है जब किसी के मन में ये विचार आता है कि उसको पाकिस्तान से निकलना है। और किसी भी व्यक्ति को जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि उसके भारत के नागरिक की गारंटी या स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। जी। सो हमारा जो संस्था का ऑफिस है जयपुर और जोधपुर में, हम मिला के कुछ महीने के 500 ऐसे डॉक्यूमेंट बना के पाकिस्तान भेजते हैं, 500 लोगों के लिए, आई मीन। और उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, उसमें ए ग्रेड के गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना पड़ता है। तो ये लोग हमारे पास आते हैं, हम बड़ी मुश्किल से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हाथा जोड़ी करके इनके पेपर असाइन कराते हैं, यही लोग गारंटी देते हैं, हम इनकी सहायता करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। वंस दे स्टार्ट, वहाँ से निकलते हैं। आजकल समझौता एक्सप्रेस बंद है, अधिकतम लोग समझौता एक्सप्रेस से आते हैं। तो हमारी संस्था का कियोस्क जोधपुर में स्टेशन के बाहर लगता है जब समझौता एक्सप्रेस पहुंचती है, और 1 to 1 बेसिस पे हम पूछते हैं कि भाई आप यहाँ परमानेंट स्टे के लिए आए हो या आप सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए आए हो। तो जो लोगों को जैसी सहायता चाहिए होती है हम वैसी सहायता करते हैं। इसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन होता है CID में। यहाँ से ज़िंदगी की कठोर लड़ाई शुरू होती है। 10 जनों का परिवार है, जिस किस तरीके से हमने उसको भारत की नागरिकता ड्यू कोर्स में लीगल तरीके से दिलवाई हुई है, उसी ने अपनी स्पॉन्सरशिप भेजी है। 10 जनों का परिवार और आ गया, वो बेचारा एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहा है, उसका भाई आ गया, चाचा का बेटा आ गया, उसकी बहन बहनोई और बच्चे आ गए। तो उस झोंपड़ी में या उस टीन शेड में या उस टेंट के नीचे उसके पास जगह नहीं है उनको अकोमोडेट करने की। सो देयर इज़ नो प्लेस फॉर दीज परसिक्यूटेड पीपल। तो हमारा काम यहीं से शुरू होता है। फिर हमने 2012 में राजस्थान में, भारत में पहली बार ये ऑर्डर कराया था कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को, रिफ्यूजी परिवारों के बच्चों को राइट टू एजुकेशन में एंटाइटल किया जाए, क्योंकि ये भी बेहद अंडर प्रिविलेज, बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, बहुत निर्धन समाज है। तो ये हुआ, और राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के बहुत अच्छे स्कूलों में अभी हम ऐसे बच्चों का एडमिशन करा के उनको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने, चूंकि ये पाकिस्तानी नागरिक हैं, तो भारत की कोई भी हेल्थ स्कीम इनके ऊपर लागू नहीं होगी। तो लागू नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में भामाशाह कार्ड चलता है और भारत सरकार ने आयुष्मान का करके इशू किया है, तो वो इनके लिए लागू नहीं है। तो हमने अपने ही शहरों में डॉक्टर्स को इकट्ठा करके उनकी संवेदनाओं को छेड़ के उनसे बात करके, मेरे साथ जो डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू है निमित्तेकम के फाउंडर, ये उनके प्रयासों से हुआ। तो इनका बहुत सारे लोगों के क्रिटिकल मेडिकल के ऑपरेशंस या ऑन्कोलॉजी के, कैंसर के पेशेंट्स हो या फिर कार्डियोलॉजी के हों या ENT सर्जरी के हों या जनरल सर्जरी के हों, उसमें हमारे दोस्त लोग हमारी बहुत मदद करते हैं और इनका फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी जगह हम लोग इलाज करवाने में सफल हुए हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना था कि इस तरीके के गंभीर विषय पे समाज के बीच में जाना चाहिए। सब कुछ सरकार करेगी, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है। बिल्कुल। हमें जब ये बिल पास हुआ तो सबसे ज़्यादा कि हमारा ये जो स्कोप था वहाँ पर रहने के लिए, जिसके कारण हम यहाँ पर आए हैं, हम आए थे बेसिकली बच्चों के लिए आए थे। पर इससे पहले जो नेशनलिटी का प्रोसेस था वो ये था कि पहले परिवार में सबसे जो मेन आए सदस्य उसको मिलती है, उसके बाद उसके वाइफ को, और उसके बाद उनके बच्चों को, यानी कि पूरे प्रोसेस में 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद पूरे परिवार को एक साथ मिल जाएगी। तो यानी कि मेन बच्चे जो हम जिनके लिए यहाँ पर आए हैं, तो ज़रूर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ये होप है। और बिल पास हुआ, बहुत हमें खुशी है। निवेदन है मुझे है इस पूरे भारत वासियों से, प्लीज़ प्रदर्शन मत कीजिए, ये हमारे जैसे पीड़ित लोगों के लिए हुआ है। और जो बिल पास हुआ है अब ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो हमारे जैसे वो सब लोगों को फैसिलेशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे सर ने बोला कि जैसे हम लोग दूसरी जो स्कीम्स में हम लोग नहीं आ सकते, तो उन स्कीम्स में भी हम लोगों का आने का होगा। एडमिशन्स में फैसिलिटीज़ मिलेगी बच्चों के लिए, तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हमें मिलेगी नेशनलिटी के बाद। होप कि और हो जाए। पीछे आप में से कोई बताना चाहते हैं कि इस कानून के आने के बाद किस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं आप अपने जीवन में? जी पहले तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता था, अब यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे, अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। पहले ये था हर जगह हमें नागरिकता जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ही अच्छा होगा। हितेश जी, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम एक डेमोक्रेसी में हैं और हम सब लोगों को कहते हैं कि ऐसा वर्ग ऐसा कोई ना हो, ह्यूमन राइट्स वैल्यू सबसे कहते हैं महत्वपूर्ण होते हैं हमारे समाज के लिए। तो जब इस तबके के लोग जो इतनी प्रताड़ना सह के किसी तरह हमारे देश में आए हैं, और ये हमारे ही थे विभाजन से पहले, लेकिन अब जब हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक वर्ग ऐसा भी है जो इनके उनके जो अधिकार हैं, जिसका इन्होंने इतने लंबे समय से इंतज़ार किया है, उसके खिलाफ खड़ा है।
ये बड़ी दिलचस्प बात है और उतनी ही वेदनापूर्ण बात भी है। दिसंबर का महीने 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है, मगर इस वर्ग की कभी चिंता, इस वर्ग के बारे में 2 लाइन लिखने कोई मानवाधिकारवादी उसके लिए आगे नहीं आया। जो तथाकथित मानवाधिकार की लड़ाई है या बहस है, वो आप देखेंगे कि वो नक्सल के लिए, आतंकियों के लिए, यानी मानव की बजाय दानवाधिकारवादी ज़्यादा दिखाई देते हैं। मानवों की बात उनकी चिंताओं में से कहीं चली गई है और ये एक पक्षीय बात होने से पूरे डिस्कोर्स से ये लोग बाहर हो पर गए। ऐसा क्यों है? क्या हम इनकी बात समाज तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं? नहीं, इनकी बात जैसे हमारे बीच में कुछ संगठन हैं, कुछ व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं कि बिजवासन में एक नाहर सिंह जी हैं, उन्होंने अपना पूरा घर दिया जिसमें लोग रहते हैं। आदर्श नगर के पास बहुत सारे लोग हैं, मजनू का टीला में ऐसे कुछ लोग हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि मोबाइल का बैक और ये सब देते हैं, मगर वो समाज के सहयोग से ही होता है, कुछ लोग समझते हैं। मगर जो नैरेटिव खड़ी करने वाली मशीनरी है, वो आप ये देखिए कि एक खास तरह के तुष्टीकरण की तरफ वो झुकी हुई नजर आती है। जब ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ऐसी जगह है जहां पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, आपको दफनाने के लिए मजबूर किया जाता है। जहां पर व्यक्ति जन्म के बाद जो जीवन संस्कारों से चलता है, वहां पर अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति नहीं देते और उसके लिए कोई रिपोर्टर नहीं लिखता, कोई मैगजीन नहीं लिखती। ये पांचजन्य अपनी स्थापना के बाद से ही इस विषय पर लगातार लिखता रहा है। आपने जो मानवाधिकार वाली बात कही, हमने इस पर अंक निकाले हैं, इन लोगों से बात की है और साथ में जो सिलेक्टिव साइलेंस है, चुनिंदा चुप्पी, जब बात आएगी इन देशों के अल्पसंख्यकों की तो बात नहीं करेंगे, उस सिलेक्टिव साइलेंस को उजागर करना, मुझे लगता है ये भी हम सबकी एक बड़ी महती जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जैसा दीपक, साथ साथ एक डर ये भी है कि जिस तरह से सिर्फ आम नागरिक ही नहीं या मिस इन्फॉर्म्ड लॉट नहीं है जो सड़कों पर है, कई ऐसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि हम इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्या राज्य ऐसा कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें आंकड़ों के बारे में बात कर लेना चाहिए जी। 2016 में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था दूसरी बार, क्योंकि 2003 में एक बार इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, तब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक रिपोर्ट बना था जिसमें उस कमेटी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और जितने भी MBA के डिपार्टमेंट्स हैं उन सबसे बात की और उनसे पूछा गया कि आंकड़े कितने हैं आज के डेट में जितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। आप सुन के दंग रह जाएंगी, 31,313 लोग, सिर्फ इतने लोगों की बात आज हो रही है। भारत में इलीगल माइग्रेंट्स उससे कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों के राइट्स के बारे में जब बात होती है, इनके इंक्लूजन की बात होती है, तब ह्यूमन राइट्स की ना बात होती है। और जितने भी लोग दलित और पिछड़े वर्गों के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में पूछते भी नहीं है कि ये किस वर्ग से आते हैं। और मेरे हिसाब से जितने भी प्रोटेस्ट्स इनके खिलाफ हुए हैं, दैट शुड हैव बीन एन एक्शनेबल कॉज अंडर द SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। 3 CPIM के नेता श्री प्रकाश करत ने 2012 जून 22 को एक लेटर लिखा था तब के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को, उनका अटेंशन जो है इस बात पे आकर्षित करते हुए कि बांग्लादेश से जितने भी लोग यहाँ पे हिंदू आने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है SC/STs के कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने सारे जातियों के नाम उस लेटर में लिख दिए थे जो पब्लिकली आज अवेलेबल है। ओके, अब रही बात कानून की और संविधान की। सिटीजनशिप का जो मुद्दा है वो यूनियन लिस्ट के एंट्री 17 में आता है और ये पूरी तरह से जो है यूनियन के दायरे के अंदर आता है, उस पर कोई और बात नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, सिर्फ ये ही 2 बात कर सकते हैं और राज्य की सरकारें, प्रदेश की सरकारें उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं उठा सकते हैं, इवन अंडर द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो आपका हक सिर्फ उस हद तक है जहां तक कानून या संविधान आपको बोलने का हक देता हो, और संविधान राज्यों को, राज्य सरकारों को या चीफ मिनिस्टर्स को इस पे बात करने का कोई हक नहीं देता है। और अगर वो इस कानून को लागू करने से रोकते हैं, मेरे हिसाब से वो कानून का उल्लंघन होगा और प्रेसिडेंट्स रूल के लिए आपने रास्ता खोल दिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है आहूजा साहब, क्योंकि आपके साथ जो ये लोग आए हैं वो ज़्यादातर लोग राजस्थान में हैं, जो इस उम्मीद में है कि इस कानून के बाद अब उनका जीवन जो है बदलेगा और उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। तो किस तरह की मुश्किलें तब आ खड़ी होंगी आपके सामने अगर राज्य ने कह दिया कि हम इसको अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब से पहले ऐसा कब हुआ था?
तो अब से पहले ऐसा हुआ था कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। असम अकॉर्ड पूरी तरीके से 1994-95 में नरसिंह राव जी ने लागू किया, जो प्रक्रिया राजीव गांधी जी ने 1985 में शुरू की थी। असम अकॉर्ड लागू होते ही पूरे भारत के जिला कलेक्टरों के अधिकार नागरिकता ग्रांट करने के सीधे चले गए केंद्र के गृह सचिव के पास में। 1994-95 तक जितने भी लोग इस प्रकार के विस्थापित थे, सबने ड्यू कोर्स में कलेक्टर से नागरिकता ले ली थी। 94 से लेके सन 2000 तक एक फिर बैकलॉग इकट्ठा हो गया। उस बैकलॉग को एड्रेस करने के लिए लगातार प्रयास हम जैसे लोगों ने उस समय किए। उन प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत का सर्वे भारत सरकार ने करा के डेटा अपने पास मंगा लिया और एक प्रपोजल तैयार किया कि जिससे ये इफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे गुजरात, जैसे राजस्थान, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, और इस तरीके से उत्तर भारत, मध्य भारत के इन प्रदेशों में अब इतनी जगह क्यों है? क्योंकि जिसका स्पॉन्सर जिस जगह जिस शहर में रहता है, जब वो उसको गारंटी लिख के भेजता है तो पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदार की मजबूरी है कि वो उसी शहर में जाके बसेगा। उसकी चॉइस नहीं है वीजा स्टेशन, इसलिए स्प्लिट हो गए लोग। तो अटल जी ने प्रपोजल तैयार किया और अनफॉर्चुनेटली वो साइन नहीं कर पाए, और साइन न कर पाने के कारण वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। यूपीए की सरकार आ गई। अशोक गहलोत पश्चिमी राजस्थान से आते हैं और गहलोत साहब ने इस मानवीय संवेदना के विषय को उतनी गंभीरता से लिया, पूरा डेलीगेशन लेके उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी से मिले और शिवराज पाटिल जी से आग्रह करवा के अटल जी की सरकार के प्रपोजल को एज इट इज 2 साल के लिए कलेक्टर्स को पावर दिला दी। पूरे भारत में 2 वर्ष में 2004 दिसंबर से लेके 2006 दिसंबर के बीच में 17,000 लोगों को इसी सिस्टम से नागरिकता मिली, और नागरिकता का सर्वाधिक लाभ 13,000 लोगों को राजस्थान में मिला। तो मुझे इनके डिनायल का कारण आज तक समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री ने मैं भी अपनी रैली में एक इसका इंपॉर्टेंट जिक्र बात किया और था। कहना चाहूंगा, जो सर्वाधिक बड़ा झूठ चल रहा है कि इसमें मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया है, मुस्लिम समाज को, सर्वाधिक बड़ा झूठ है। नेहरू लियाकत पैक्ट की 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि दोनों देश अपनी अपनी माइनॉरिटी का ध्यान रखेंगे, और दूसरी शर्त यह है कि फिर भी यदि कोई आना चाहेगा, कोई व्यक्ति भारत में महसूस करता है कि मैं यहाँ माइनॉरिटी और मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूं, तो पाकिस्तान उसको अनिवार्य रूप से शरण देगा और उसको प्रिविलेज दे करके, कुछ रियायत दे करके नागरिकता देगा। यही जिम्मेवारी भारत ने भी ली। और भारत में जब 1955 में 52 में सरकार पहली बार चुनी गई नेहरू जी की, उससे पहले कार्यकारी सरकार थी, नेहरू जी की सरकार ने एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया, और नेहरू जी की सरकार के समय, उसी समय की प्रथम सरकार ने एक बिल लाया जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट कहलाता है। उसमें 2 प्रावधान क्यों हैं? मैं और भी डिबेट्स में पूछ चुका हूं कि नॉर्मल फॉरेनर को आप सेक्शन 6(1) में 12 वर्ष के अंदर नागरिकता देते हैं, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उसके लिए आपने 1955 के अधिनियम में उन अल्पसंख्यकों के लिए आपने विशेष रूप से सेक्शन 5(1)(a) का प्रोविजन क्यों किया? और उनकी 7 वर्षों में नागरिकता लेने के कांग्रेस और बीजेपी दोनों स्टेट में सैकड़ों प्रमाण पिछले 2.5 वर्षों के और 2004 से 2006 के, मैं आपको हजारों प्रमाण दिखा सकता हूं। तो आप क्यों दे रहे थे? आपने क्यों दिया? पूरी दुनिया के सभी देशों में नागरिकता के लिए एक ही विधि, एक ही प्रावधान आपको मिलेगा। भारत में 2 क्यों है? 1955 का बिल इन लोगों को सेक्शन 5(1)(a) में विशेष रियायती सेक्शन में क्यों एड्रेस करता है? तो अपने ही लोगों के किए हुए कामों को आप आज डिनायल मोड पे आ गए। यदि एक्सक्लूड करने के लिए ये सरकार कम्युनल है या इनके आज के लाए हुए बिल कम्युनल हैं, तो व्हाई नॉट यू आर क्वेश्चनिंग विद फर्स्ट रिजीम ऑफ इंडिया? भारत की पहली रिजीम ने नहीं, ऐसा और ये क्यों किया? आज का ये एलिगेशन है कि कम्युनल है, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे हितेश जी कि 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद संसद में खड़े होकर ये तब के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी से रिक्वेस्ट की थी कि जो इस तरह के शरणार्थी हैं, जो प्रताड़ित हैं और जो भारत में रह रहे हैं कई सालों से, उनको नागरिकता दी जाए। क्या बदल गया 2003 से आज हितेश जी, जो कांग्रेस अपने खुद के नेता के कहे हुए बयान जो संसद में उन्होंने खड़े होकर कहा था, उससे मुकर रही है? ये देखिए, बदल गया, कांग्रेस की छटपटाहट का स्तर बदल गया। राजनीति में कांग्रेस जैसे अप्रासंगिक हुई, उसे बार बार लगा कि राजनीति में अपनी जमीन पाने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा तो उछालना है, और थोड़ा सा इससे बाहर निकल के देखेंगे तो परिदृश्य में आपको दिखाई देगा कि एक वामपंथी राजनीति और कांग्रेस की राजनीति दोनों ही सिमटी हैं। ऐसे में एक मुद्दा जिस पर घालमेल पैदा किया जा सकता है, वो मुद्दा इस तरीके से किया गया, और
खास तौर से कम्युनल लाइंस पर किया गया। ये आज जो कह रहे हैं कि कम्युनल नहीं है, वो सारा मुद्दा तो कम्युनल है। गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, सारा आंदोलन हिंसक है। गांधी जी की बात करना, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करना, ये हर जुम्मे और नमाज के बाद जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आप वो कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है? ये जो लोग कहते हैं कि 1947 में हमारा देश बना, ये ऐसा नहीं है। फिर आज़ादी की लड़ाई किसकी चल रही थी? ये इस देश का भाव है कि अगर कोई कहीं मानवता त्रस्त होगी, प्रताड़ित होगी, तो उसको संरक्षण देने का भाव है। ये सीमेटिक और ये सोच में सिर्फ नहीं हमारा मिलेंगे देश नहीं आपको। कर रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस कहता है। हर देश के कई 1893 में जो स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात भाषण है, पूरा भाषण है, मगर उसमें से 4 लाइनें अगर आप देखें, ये नेहरू जी के बाद की बात नहीं है, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं दुनिया में उस देश से आता हूं जहां पर प्रताड़ितों को शरण देने के लिए दरवाजे खुले हैं। ये बात स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कही। तो इसलिए अगर आहूजा जी कह रहे हैं कि पहले रिजिम में जो कहा गया था, वो उससे आप आंखें क्यों मूंद सकते हैं? मैं पहले रिजिम से भी पहले जाता हूं। ये तो इस देश का सांस्कृतिक स्वभाव है, इसमें आपको आपत्ति क्यों हो सकती है? और जिन 3 देशों की बात कर रहे हैं, वहां से कोई बोले ना कि इस्लाम के नाम पर आपत्ति है, इस्लाम से प्रताड़ित हैं या इस्लाम प्रताड़ित है वहां पर, ये सवाल तो कोई करने को आपको सामने आता नहीं। जैसा दीपक, एक जो विरोध करने वाले ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अहमदिया कम्युनिटी है, उनको मेजॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, और क्योंकि अगर वो प्रताड़ित हैं और वो भारत आना चाहते हैं, तो उनको भी इनकी तरह ही इस कानून में प्रावधान होना चाहिए कि उनको इंडिया एक्सेप्ट करे। सबसे पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि इनके साथ ज्यादती वहाँ पे पाकिस्तान में धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे हुआ है। जी। पाकिस्तान में बैठे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ये मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ के लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। दैट इज़ द फनी पार्ट। इनफैक्ट एक वेरी प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट है मारवी सिरमत, उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे, और वो हमेशा हर प्रोग्राम में जानबूझ के साड़ी पहन के जाती हैं, बिंदी लगा के जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पहनना और वहाँ के माहौल में रहना बहुत ही मुश्किल है। और उन्होंने इनके बारे में बहुत बातें की हैं। तो ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये बहुत खुल के सामने आ चुका है कि अगर कोई पीड़ित है और वो एक वर्ग का है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये भारत में अभी पता चल चुका है सब लोगों को। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अब अहमदियास की बात करते हैं, देखिए, अगर आप इस पूरे मुद्दे को भारत के पार्टीशन या विभाजन से इसको पूरी तरह से डिसोसिएट कर देंगे, तो ये मुद्दा जो है उसका ये शून्य में होगा, उसका कोई संदर्भ नहीं होगा। संदर्भ क्या है? अगर भारत का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ था और इनके साथ जो वहाँ पे प्रताड़ना हो रही है वो भी धर्म के नाम पे हो रही है, मजहब के नाम पे हो रही है, तो आप अपने आंखों को इस पे कैसे, हाउ कैन यू टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस? हियर्स द फनी पार्ट। हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, लेकिन किस कारण से हो रही है और उसका मोटिवेशन क्या है, ये मत बताइए आप। So that is the political hypocrisy of this particular statement. 3, पाकिस्तान जब बना था, आज भी आप जाइए, अहमदियास का एक वेबसाइट अभी है, where they speak of persecution of अहमदियास, और वो पूरा वेबसाइट जो है, जब वो अपने बारे में बात करते हैं, इस बात से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान को हमने बनाया और पाकिस्तान की रचना हमने की। ये अहमदिया, हर अहमदिया, पाकिस्तानी अहमदिया इसके बारे में कहता है। जो इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 नेशन थ्योरी में भरोसा रखता है। और अगर हम उस समुदाय को भारत के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो वो ग्रुप के बेसिस पे नहीं हो सकता है, वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन के बेसिस पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने पाकिस्तानी अवधियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो केस्ट के बेसिस पे होगा, क्योंकि आप रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, आप मुस्लिम समुदाय के अंदर एक सेक्ट है, तो आपके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, आपके साथ सेक्टेरियन परसिक्यूशन हो रहा है, जो मापदंड अलग मापदंड है। बिल्कुल, और हमारा ये कानून सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूशन। एग्जैक्टली। और इसका जवाब ये मिलता है कि आपका क्या ये कहना है कि भारत के अंदर अहमदिया नहीं है, लेकिन हमारा तो हमेशा यही गुणगान रहा है कि भारत का इस्लाम जो है पाकिस्तानी इस्लाम से अलग है। तो मेरे हिसाब से भारत के मुस्लिम जो हैं वो सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, यही हमारी कल्चर है। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, इनको बाकी लोगों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम भी जो है वो सेक्युलर है, तब तक आप सेक्युलर नहीं माने जाएंगे, तो ये ठप्पा आपको उनको देना पड़ेगा। तो दैट इज बिकम द नेचर ऑफ द डिस्कोर्स। दिस इज, आई थिंक, अट्रोशियस। ये कहीं पे नहीं लिखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली,
आज तक कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि इस अधिनियम के कौन से प्रावधान से आपको ये पता चल रहा है कि मुसलमान या भारत कहीं और के मुसलमान को भारत के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसका तो किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं। इनके साथ जो हो रहा है वो एक कारण की वजह से हो रहा है और जो एक सूत्र की तरह सबको बांधता है, जो पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, ये जो है बाकी लोगों पे लागू नहीं होता है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान में जितने यहूदी हैं आपने उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया। उनको हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उनके लिए एक देश है जो हमेशा उनके लिए तैयार रहता है और वो है इजराइल। इजराइल का जो पॉलिसी है उसको कहते हैं आलिया। जैसे ही इजराइल बना था उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि अभी जितने भी बाकी मुस्लिम देश हैं या अरब देश हैं वहाँ के यहूदी पॉपुलेशंस के साथ प्रोसिक्यूशन करेंगे और उन्होंने पॉलिसी के तहत उन सबको वहाँ पे बुला लिया। आज भारत भी वही करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो प्रॉमिस हमने दिया था नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत उसको तो हमने निभा लिया, लेकिन दूसरा जो है वो निभा नहीं रहा है। देयरफॉर आइडियली स्पीकिंग ये बात यहाँ पे उठनी चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुओं के साथ ये क्यों करता है, सिखों के साथ ये क्यों करता है, ईसाइयों के साथ ये क्यों करता है। इस पे तो आज तक एक भी डिबेट किसी भी प्राइम टाइम चैनल पे नहीं हुआ है। बिल्कुल, और यूएन रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से उनका नंबर जो है ओवर द इयर्स कम होता जा रहा है इन तीनों ही इस्लामिक बांग्लादेश में कंट्रीज 20% से 10.7% हो चुका है और पाकिस्तान में 3 से 1.6% हो चुका है। हर साल 5000 लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, और जैसा कि हमारे उन्होंने बताया भी ऑडियंस मेंबर ने कि 2014 के बाद ये सिलसिला काफी तेजी से बढ़ा है जिस तरह से लोग आए हैं। एक इम्पॉर्टेंट इनपुट और मैं इसमें देना चाहूँगा साईं की बात में ऐड करते हुए। So being a refugee activist, I am working since last 10 years and I am very closely connected। मैं सिंध के लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी और वहाँ के लीडरान से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को कुछ पश्तो एरिया के भी लीडर्स के फ़ोन आए। आपको जान के ताज्जुब होगा, एक भी व्यक्ति ने मुझसे सहायता नहीं मांगी कि मैं अहमदिया हूँ इस आधार पे मुझे आप भारत में शरण दिलवा दीजिए या मैं शिया हूँ इस आधार पे दिलवा दीजिए। हाँ, उन्होंने सहायता मांगी है कि मैं सिंध की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट मेरी गर्दन कटवा देना चाहता है, मैं उनकी हिट लिस्ट में हूँ। तो बीइंग ए आज़ाद सिंधु देश एक्टिविस्ट आप मुझे भारत में या कहीं पे शरण दिलवा दीजिए। हमारे एक बहुत अजीम दोस्त हैं असद चांदियो, अवामी आवाज़ के चीफ एडिटर, वो पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के जबरन कन्वर्जन और उनकी किडनैपिंग और सेम डे उनके निकाह 4 गुना उम्र के आदमी से किया जाना या रेप पे लिखा करते थे। उसको ये मान लिया गया कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली इमेज खराब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। तो उनको साथ बहुत प्रताड़ना हुई। अभी वो अमेरिका में शरणागत हैं और वहां मैंने अपने दोस्तों के जरिए उनकी बहुत मदद की। बलोच एक्टिविस्ट शरण मांगते हैं क्योंकि हम बलोच एक्टिविस्ट हैं और हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति का पूरा एथनिक क्लींजिंग पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने कर दी है। इस आधार पे पूरी दुनिया में कोई भी शिया और अहमदिया होने के नाम पे ना तो हमसे शरण मांग रहा है ना दुनिया में किसी और से शरण मांग रहा है। तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं कि वहां पे मुसलमानों में भी माइनॉरिटी है और मुसलमानों में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, तो भाई एक मामला तो बताइए जो आपके पास भारत में शरण मांगने आया हो। भारत में बैठ के हर बार जब कश्मीर का मुद्दा उठता है तो ये लोग बात कर देते हैं कि कश्मीर को अपने आज़ादी के बारे में बात करने का हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो चाहे वो बलोची हो, अहमदिया हो, शिया हो, दे ऑल्सो हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्योंकि वो मुसलमान हैं एंड दे लिव इन एन इस्लामिक रिपब्लिक। तो वो उनका अंदरूनी मामला है। आहूजा साहब ने महिला सुरक्षा की बात की। जब आप वहाँ पाकिस्तान में थे तो वहाँ कई दिक्कतें आती थी। अब यहाँ कोई महिला नहीं है बात करने के लिए आज, लेकिन अगर आप में से कोई हो जिनके परिवार में ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी तरह का खतरा हुआ हो आपके परिवार की महिलाओं को। वहाँ में मैनेजर था, सब कुछ था हमारे पास। मेरी कज़न के साथ हुआ ये, उनको उठा के ले गए थे, उसका बच्चा भी मुसलमान कर दिया और कज़न भी मुसलमान कर दिया उन्होंने। फिर 3 महीने के बाद उन्होंने गोली मार दी उसको, बच्चा, लेकिन अभी भी वो वहाँ मुसलमान है। आपने किसी से शिकायत की इस बारे में? हाँ की थी, कुछ और नहीं क्या सुनाई। नतीजा निकला उसका? कुछ नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरी बच्ची थी 9 महीने की और 9 साल की, 9 साल की थी, उसके पीछे लग गए मुसलमान। वो भाग के आके छुप गई। मैंने फिर उनसे लड़ाइयाँ करी, झगड़े करे, मैं अकेला। फिर उसी दिन से मेरे को घर छोड़ना पड़ा वो मेरा। तो आप कितने सालों से रह रहे हैं भारत में? अभी मेरे को 16 साल हो गए यहाँ। और अभी आपको नागरिकता नहीं मिली हुई है? मेरे को मिल गई है, बच्चों को नहीं मिली है, ये प्रॉब्लम हो रही है अभी बहुत।
बहुत नागे ताकि ये बच्चों को मिल जाए तो उनका भविष्य बने। बिल्कुल, उनको पढ़ने का अधिकार मिलेगा, अच्छे स्कूल सब में जा कुछ मिलेगा पाएंगे। वो तो। जी, और कोई? प्रॉब्लम्स तो बहुत है वहाँ पे, देखो एजुकेशन को लेके, और बहुत सारी, कोई बिजनेस लेवल कारोबार भी नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब हिंदू बहुत परेशान है वहाँ पे। हम खेतों में काम करते थे, तकरीबन मेरे ख्याल में 70 साल हो गए खेतों में काम करते हुए। वही जो ज़मीन बंजर पड़ी थी हमने उसको आबाद किया, वहाँ पर खेत लगाए, और 70 साल के बाद वो ज़मीन जो है अच्छी हुई और उसमें हमने केले का खेत लगाया। जब हमने लगाया तो अच्छा हुआ, और फिर ज़मींदार ने हमसे छीन लिया और हमें कुछ भी नहीं दिया। और 70 साल के अंदर हमारे पास झुग्गी थी और झुग्गी ही रही। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, जैसे तैसे करके मेरे पिताजी ने एक वक्त का खाना खाया, एक वक्त का खर्चा किया, जैसे तैसे करके मुझे ग्रेजुएशन करवाई। फिर मैं जॉब के लिए दौड़ा, 3 मरतबा मैंने सिंध पुलिस में अप्लाई किया, 3 मरतबा मैं मेरिट पे पास था, लेकिन लिस्ट में जब मैं देखने जाता था तो नाम किसी और का होता था, जो हमारे साथ दौड़ते भी नहीं थे। जो अभी विरोधी भाई सामने विरोध कर रहे हैं उनको हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ तो हम पीड़ित होकर 7 पीढ़ियाँ तक वहाँ अभी भी परेशान लोग हैं, यहाँ जो आ रहे हैं अभी इनको आप शरण दो, गले लगाओ। जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो कदम उठाया हमारे लिए, ये हमारे उनके लिए हम 7 पीढ़ी जो भी पाकिस्तान शरणार्थी है ये दुआएं देते रहेंगे। इन बिल को आप आगे से आगे बढ़ाओ, विरोधियों को ये रिक्वेस्ट है, तो आप हमारा साथ दो। ये हमारे देश में ही अब विरोधाभास है, हम इस कैसे इंश्योर करें कि ये लोग भी खुश रहें, और हमारे, क्योंकि देश के जो अपने लोग हैं उन तक भी ये बात सही तरीके से पहुंचे कि उनका विरोध जायज़ नहीं है। देखिए, हमारे देश में विरोधाभास नहीं है, हमारे देश में कुछ भ्रमित करने वाली ताकतों ने ये विरोधाभास जैसा खड़ा करने की कोशिश की है, क्योंकि देश का रिप्रेजेंटेशन करना और उसकी रायशुमारी के लिए सबसे बड़ी अगर कचहरी है तो ये हमारी संसद है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। ये क्रिएटेड केओस है, ये निर्मित किया हुआ हड़बोंग या हल्ला गुल्ला है, और इसे देखना होगा। अगर इसका एक उदाहरण के तौर पर देखिए आप कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब करतारपुर कॉरिडोर के समय पर बड़े सक्रिय होते हैं पाकिस्तान के साथ, अच्छा मेल मिलाप हो, सांस्कृतिक चीज़ें हो, वो उस समय पर होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब ननकाना साहब क्षेत्र में एक लड़की गायब हो जाती है शादी के समय पर, उसकी शादी किसी और से कर दी जाती है, तब वो बड़ी चिंता जताते हैं। दोनों लोग कहाँ हैं आज? ये बताता है कि राजनीतिक पलटी मारने का खेल ज़्यादा है, देश में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, प्रक्रिया में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, पूरी तरह से संवैधानिक तौर पर ठीक बात है। जो दीपक कह रहे थे उसी बात को अगर हम थोड़ा और सरल करें, पूरी दुनिया में कहीं देश की अगर परिकल्पना होती है तो उसके 3 कारक प्रमुख होते हैं। एक, भूखंड आपका तय होना चाहिए, दूसरा आपकी शासन प्रक्रिया तय होनी चाहिए, तीसरा आपके नागरिक डिफाइंड होने चाहिए, तय होने चाहिए। तो नागरिक को अगर डिफाइन नहीं करेंगे कौन कौन हो सकते हैं वर्गीकरण, तो कैसा देश होगा। दूसरी बात कहते हैं कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी भी 2 शब्दों से बना है, हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। लोक और तंत्र, तंत्र डिफाइन होना चाहिए कि ये प्रक्रिया होगी, और लोक डिफाइन होना चाहिए, मासेज आपके कौन सी पब्लिक होगी। अगर तंत्र ने बताया कि हमारी पब्लिक ये होगी और नागरिकता के लिए एक प्रक्रिया तय की, जो लोग उसको खारिज कर रहे हैं वो लोकतंत्र की मौलिक परिभाषा को खारिज कर रहे हैं, देश के विरुद्ध खड़े हुए हैं। ये बात समझने की है। इस समय राजनीतिक कलाबाजियों से अलग देश को देखना पड़ेगा। देश ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ, एक प्रबल संख्या के साथ और पूरी स्पष्टता संवैधानिक प्रक्रिया के साथ एक जनादेश का मान रखते हुए ये निर्णय लिया है। तो इन सब लोगों के साथ खड़े होना हम हर भारतीय का एक संवैधानिक, मौलिक और भावनात्मक सांस्कृतिक कर्तव्य बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा है दीपक, जिस तरह का स्टेलमेट अभी है उसको, लुकिंग एट दैट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या लगता है आपको? देखिए, मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? असम से शुरू हुआ, और असम में एनआरसी ज़्यादा बिना कोई प्रॉब्लम के वो ख़त्म हो चुका था, और जो उसमें से रिजल्ट आया है उसमें जो होना है वो आगे होगा। उसके बाद नेशन वाइड एनआरसी की बात नहीं हुई, सीएए की बात हुई, और सीएए का जो इशू है वो इंक्लूजन का इशू है, एक्सक्लूजन का इशू नहीं है। तो कौन इस इशू को ऐसे हिस्टीरिया क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब सीएए की बात हुई और असम में प्रदर्शन हुए, वो दिल्ली आए, सरकार से बात की, उनको आश्वासन मिला, वो चले गए। अब असम कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन असम के नाम पे दिल्ली और बाकी जगहों पे ये इशू क्रिएट किए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इतना तो क्लियर हो चुका है
कि ये सारा जो है, मेरे हिसाब से देयर आर टू इश्यूज। वन, एक तो ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, और दूसरा बहुत सारे लोग मिलके इलीगल माइग्रेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका डिटेक्शन फ्यूचर में हो सकता है। तो ये और जो उनका वोटर बेस है हो सकता है, क्योंकि ये तो माना गया था कि 70 से वेस्ट बंगाल में इलीगल माइग्रेंट्स को कितना ट्रीटमेंट दिया गया था, वो सब जानते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ की सरकार अभी इतना उछल कूद कर रही है, तो इसका तो कुछ तो रीज़न होगा। तो मेरा ये मानना है दैट दिस हैज एक्सपोज्ड द प्रॉब्लम, द एक्चुअल इशू, और सरकार को डटे रहना चाहिए, क्योंकि ये आज की इशू नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। भारत के डेस्टिनी की बात हो रही है यहाँ पे। देयरफॉर इलीगल माइग्रेंट्स के इशू पे गवर्नमेंट को एक भी इंच कंसेशन नहीं देना चाहिए। और कहीं ना कहीं विरोध इस कानून को लेकर ज्यादा नहीं है, अब ये पूरी इसको और तरह से एनआरसी को क्लब कर दिया है, इसलिए वो दिक्कत तो क्लियरली इशू सीएए नहीं है, सीएए के कंधे से वो नेशन वाइड एनआरसी पे गोली चला रहे हैं, दैट इज द सिंपल इशू। लेकिन एनआरसी का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है, क्योंकि अगर आपने उसको एक राज्य के लिए सही माना तो भारत के लिए भी वो सही है। ओके, उस पर तो कोई इशू नहीं हो सकता है। वे फॉरवर्ड इज, आई थिंक गवर्नमेंट को, और जितने भी लोग इसके बारे में जानते हों, जो इसको पढ़ चुके हैं, उनको अपने आप अपने सर्कल्स में इसके बारे में लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया कि कानून किस बात पे है और ये जो प्रोटेस्ट है वो किस बात पे हो रहा है। तो अगर आप उनको समझाते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा तो उस पर असर पड़ेगा। बट आई थिंक उससे डीपर इशू ये है कि आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है कितनी खराब है कि लोगों को ना हिस्ट्री पता है, ना कानून पता है, अनपढ़ों की फौज है। द वे एडवोकेट सुबही खान has actually rightly called them, she is also from the Supreme Court, she has clearly said this is effectively an army of uneducated, legally unlettered people who don't know that they're coming in the way of the rights, human rights, gender rights, as well as the rights of oppressed people. Yes. This is something that the country needs to know under any circumstances. हाँ, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, और जो लोग इस कानून को पढ़ चुके हैं, जैसा दीपक ने कहा कि ज़रूरत है कि उन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। आहूजा साहब, ये तो हुई कानून की बात। जाते जाते आपसे एक कमेंट ये लेना चाहूँगी कि क्योंकि आप इन लोगों के साथ इतने सालों से जुड़े हैं, इनके हित की बात कर रहे हैं, अब जब ये कानून लागू होगा तो किस तरह का बदलाव आप देखते हैं इनके जीवन में, जो अब नहीं है और जो कानून आने के बाद, लागू होने के बाद इनके जीवन में आएगा? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अब जो लोगों को हम 7 इयर्स में क्लेम किया करते थे सेक्शन 51A में, पहले सबसे पहले ऐसा व्यक्ति ढूंढते थे घर में जिसके पिता का जन्म 1947 से पहले हुआ हो, तो नेचुरली परिवार के मुखिया के पास ही इसके प्रूफ्स मिला करते थे। तो पहले परिवार के मुखिया की सिटीजनशिप 1 साल लगता है, अभी भी लगेगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, अभी भी ऐसा नहीं है कि सब खत्म कर दिया है, समय सीमा में छूट दी गई है और एक राइडर हटाया गया है। फिर उनकी पत्नी को सेक्शन 51C में ये अनुमति है कि जिनके जीवन साथी को भारत की नागरिकता किसी भी तरीके से प्राप्त हुई है, बाय बर्थ या बाय नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, कैसे भी, अगर अब आप भारत के नागरिक तो हुए, उनकी पत्नी को भी अधिकार है। 1 साल फिर उनको लगेगा। फिर उसके बाद में बच्चों के लिए, यदि बच्चे बालिग हैं तो सेक्शन 51D में, और नाबालिग हैं तो 51E में। तो इतने कॉम्प्लेक्स जटिल सिस्टम में हमको 3-3 साल एक परिवार की नागरिकता में लगते थे, वो अब एक साथ हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिलीफ है। इसके लिए हमारा हृदय से आभार है, और एक्चुअली हमने मांगा भी यही था। दूसरा, टाइमलाइन को 7 साल से घटा के 5 साल कर दिया है, समय सीमा भी कम करिए। तीसरा, बहुत सारे निर्धन लोगों की एक बड़ी विकट परेशानी थी, घर में 10 लोग हैं, पाकिस्तान से आए तब 5 वर्ष का पासपोर्ट लेके आए, वीज़ा रेगुलर भारत में बढ़ता रहा, उनका अनुमति मिलती रही सरकार की। इनको नागरिकता मिलने के बाद भी मेन स्ट्रीम में लाना कितना बड़ा चैलेंज है? आपको बताऊं, मेन स्ट्रीम बहुत दूर की बात है। अभी तो ये देखिए, जिसके घर में 10 पासपोर्ट हैं, एक पिता है, माता है और 8 बच्चे हैं, ऐसे बहुत केसेस हैं। 10 पासपोर्ट के लिए पाक एम्बेसी उनसे 6,000 रुपए सालाना पर पासपोर्ट रिन्यूअल का लेती है प्रति वर्ष। अब उसको 15 साल भारत में रहना पड़ गया, क्योंकि भारत के सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हैं, तो 60,000 रुपए पर ईयर 10 साल तक। आपने कितना पैसा दिलवा दिया किस आदमी से जो 200 रुपए रोज कमाता है? इस निर्धनता के कारण उन बेचारों के पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई आप लीगली आए थे। हमने कहा साहब ये लीगली आए हैं, इमिग्रेशन करा के वीजा लेके आए, तो आप लीगली आए थे तो ठीक है। आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया क्योंकि आप निर्धन हो, तो चलो कोई बात नहीं, एक्सपायर्ड पासपोर्ट और एक्सपायर्ड वीजा पे भी हम आपको नागरिकता दे देंगे यदि आप 31 दिसंबर 2014 तक भारत में लीगली आ गए हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज है, दुनिया ने पहले कभी सुनी नहीं थी।
बच्चों ने सुनी नहीं है, जवानों ने सुनी नहीं है, एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लकीर के फकीर, वही जो दीपक कह रहे थे कि अनपढ़, पढ़े लिखे मूर्ख और अनपढ़ों को हमें डील करना है। हम कम से कम अपने चारों तरफ के लोगों को एजुकेट करें, सही बात बताएं और उन तक सही सब्जेक्ट लेके जाएं। ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल वक्त की कमी है। आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आप सब भी इतनी दूर से आए और अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाई। आपने आप भी थी, आपने हम तक सुनाई। तो आपने सुना जैसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे और जैसा अभी आहूजा साहब ने कहा कि अभी समय की ये डिमांड है कि हम सब जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि नागरिकता कानून से किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है, उनको हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक ये बात पहुंचाएं। जैसा शुरुआत में आपने हितेश जी को सुना कि उन्होंने कहा कि ये हर भारतीय की जिम्मेदारी, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी बनती है कि हम उन प्रताड़ित लोगों को जीने का सम्मान, जीने का हक दे सके सम्मान के साथ अपने देश में, जो इतने सालों तक प्रताड़ना सह के हमारे पड़ोसी देशों से, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ से प्रताड़ित होकर हमारे देश आए हैं। और अब जब सरकार ने उन पहल की है उनको न्याय देने की, तो रास्ते में रुकावटें जो आई हैं उसको हम कोशिश करें मिलजुल कर दूर करने की। धन्यवाद आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ।